अपने पास हो जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से। आज हमारे बीच में रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक अग्रवाल मौजूद हैं और वो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है और काफ़ी सीरियस होती है, तो डेंगू फीवर, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आप लोग इनके व्याख्यान से लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं उसका। तो इसमें हमारे सभी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, एएनएम, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर जुड़े हुए हैं, वे सब इसका लाभ उठाएंगे। डेंगू बीमारी एक एपिडेमिक के रूप में फैलता है। ग्वालियर में भी कई बार हो चुका है, कई शहरों में होता है। उसमें प्रिवेंशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है शासन की तरफ से। आवाज नहीं आ रही? म्यूट करो। आवाज आ रही है? अच्छा। तो अब हाँ, डॉक्टर सिंघल साहब, गुड आफ्टरनून। तो ये डेंगू बीमारी के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक अग्रवाल। आप लोग शुरू। हाँ दीपक, शुरू करो। रानी पंथी कर रहे। हाँ शुरू करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर डी शर्मा सर का तहे दिल से आभारी हूँ जिनने कि मेरे को मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हूँ। और जो आने वाले समय में हम एक कोरोना नाम की बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं, पर इस समय जब हमारा मौसम में परिवर्तन हो रहा है कि हमारी सर्दियों से गर्मी आ रही है और गर्मियों के बाद हमारे पास बरसात आएगी, तब हमारे पास एक नई बीमारी और जो एक नया खतरा सामने नजर आ रहा है कि कहीं हम डेंगू फीवर से न जूझना शुरू कर दें। तो उसी बीमारी के बारे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें इसको पेरिफेरी लेवल पे या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और इसको कैसे हम अपने डे टू डे रूटीन में इसमें जो जानकारियां हमें देनी चाहिए ताकि हम इससे आगे बढ़ सकें और इससे होने वाली डेथ और जो इससे हमारी मॉर्बिडिटी है उसको हम कम कर सकें। इस चीज़ के बारे में मैं अपना व्याख्यान दूंगा और जिसको भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो चैट बॉक्स में अपना ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आपको खुद को देखना होता है, क्लिक करना है, इनको देखना हाँ, आपका ये दिखता है। पासवर्ड पर क्लिक Dear friends, today for this topic, I had divided this talk into the 6 parts. First, I would be giving you a brief of the introduction for dengue fever, then epidemiology, clinical manifestations, dengue fever classification. There is a different wide variation between the dengue fever classification when we were in the study group, and now there is a wide differentiation or wide variation in the dengue classification. Simultaneously, I would be giving you a brief of lab diagnosis, and much more interested would be to give the management of dengue fever. So that would be of use of everybody, either to the doctor or to the paramedic staff who is dealing with the patients at the periphery level and at the state district hospitals level. Dengue is most rapidly spreading mosquito-borne viral disease of the mankind. There is a 30-fold increase in the last 5 decades. Dengue is the major public health concern throughout the tropical and subtropical regions of the world. According to WHO, 50 to 100 million new dengue infections estimated to occur annually and in more than 100 epidemic countries. India is also in that group, and WHO identified dengue as one of the 17 neglected tropical diseases in 2010. But nowadays, in 2021, dengue is given a full consideration, and WHO has formed many guidelines and protocols for dengue management in the periphery and at the different health state levels.
for national scenario of dengue fever, it is first isolated in 1945, and first evidence of dengue hemorrhagic fever was faced in the Vellore, Tamil Nadu. And second dengue hemorrhagic fever outbreak occurs in 1963. Our Delhi. Are you able to hear me? Hello. Are you able to hear me? Yes, yes. You can tell in Hindi. I think some health may not understand, huh? सर मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। जो नेशनल सिनेरियो है, अगर हम डेंगू फीवर को देख के चलें तो इसका पहला जो स्ट्रेन आइसोलेट हुआ था वो 1945 में हुआ था। उसके बाद इसके पहला एपिडेमिक 1956 में वेलूर में हुआ, उसके बाद कलकत्ता में हुआ। और आप और हम सब लोग जानते हैं जो एक डेंगू का एपिडेमिक 1996 में दिल्ली ने फेस किया था, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई थी और ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से पूरे दिल्ली में फैल गई थी। आप इसको भी जानते होंगे कि 2015 में भी दोबारा डेंगू का एपिडेमिक दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। और उसके बाद दिल्ली में हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। और डेंगू बीमारी के लिए तो यूजुअली अगर आप दिल्ली में मान के चलें तो आप और हम इस समय डेंगू की बात कर रहे हैं, वहाँ इस समय ऑलरेडी उसके पैम्पलेट्स छप चुके हैं जो हेल्थ सिनेरियो में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लग गए हैं कि आगे हमें डेंगू के लिए कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है और कैसे हमें उसको समय पे पकड़ के उसको समय से पहले रोकना है और उसके स्प्रेड को अपने कलीग्स में और अपने जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बता के चलना है कि डेंगू को हमें कैसे सस्पेक्ट करना है और क्या उसका मैनेजमेंट देना है। डेंगू जो फीवर होता है वो एक वायरस बॉर्न डिजीज है, आरएनए वायरस होता है। इसमें जैसे मीजल्स वगैरह में 3 स्ट्रेन्स होते हैं, ऐसे ही डेंगू के 4 स्ट्रेन्स होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। अब इसका एक डेंगू 5 भी अभी आइसोलेट हो गया है 2019 में, पर उसके स्ट्रेन्स अभी हमारे इंडिया में नहीं मिल रहे हैं। इन्फेक्शन इसमें एक सबसे अच्छी बात है, अगर एक डेंगू से डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 में से अगर किसी से भी हमें डेंगू फीवर होता है तो उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है कि हमें वो डेंगू वायरस दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इस चीज़ को मान के चलें। इसलिए अगर कभी हमारे एक मरीज को डेंगू फीवर हो रहा है और नेक्स्ट सीजन में फिर उसको डेंगू फीवर हो रहा है, तब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पिछले साल भी इसको डेंगू हो गया था, इस बार भी डेंगू हो गया, ये ऐसी कैसी बीमारी है। तो उसके कारण ये है कि डेंगू को जो पॉजिटिव एजेंट हैं या जो कीटाणु हैं जिनसे डेंगू होता है उसमें 4 वेरिएशंस होते हैं। और जिस एक वेरिएशन से हमें होता है अगर वो रिपीट हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग कभी नहीं होगा, पर उसके जो और भाई बंद हैं जो दूसरे बच गए हैं, अगर वो हमें दोबारा इन्फेक्ट करते हैं तो उससे डेंगू फीवर हो सकता है। डेंगू को अगर अपन उसको समझें कि ये कैसे फैलता है, तो डेंगू यूजुअली एक फीमेल एनोफिलीज एडीज के नाम से एक मच्छर होता है जो कॉमनेस्ट में एडीज इजिप्टी के नाम से माना जाता है, जो हमें यूजुअली काटता है। और उसी की वेक्टर साइकिल में कि वो पहले एक आदमी को काटेगा जिसको डेंगू फीवर था, उससे उसके जो खून वो सक करता है वो उसके मुंह में रिप्लिकेट होगा और वहाँ पे 8 से 10 दिन तक उसकी ग्रोथ होगी उसके मुंह में के अंदर। और फिर वो 8 से 10 दिन में जब उसके मुंह में रिप्लिकेट हो जाएगा तो उसके बाद जब वो जाके दूसरे आदमी को काटेगा और उसके कीटाणु डेंगू के उस आदमी के दूसरे आदमी के खून में देगा, उसको उसके 4 से 5 दिन के बाद डेंगू फीवर होगा। मतलब कि आज अगर किसी को डेंगू, किसी मच्छर ने किसी आदमी को काटा है जिसको डेंगू फीवर है, तो वो इस काबिल होगा कि आज से 14 से 15 दिन के बाद अगर किसी दूसरे आदमी को वो काटेगा तो वो उसको डेंगू फीवर हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो स्प्रेड करता है इसके लार्वा से करता है या जो अंडे देता है उसको स्प्रेड करने के लिए देता है। पर इस डेंगू को कंट्रोल करने में जो देश में या नेशनल वाइड प्रॉब्लम आ रही है वो उसमें ये है कि ये जो अंडे देते हैं ये 1 साल तक भी इस कैपेबल होते हैं
कि हम उसको किसी भी कीटाणु से रोक नहीं सकते, वो जिंदा बने रहते हैं और जैसे ही उनको पानी मिलेगा नेक्स्ट ईयर तो वो उसमें दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे और उसमें से लार्वा आना शुरू हो जाएंगे। इसी कारण इस डेंगू फीवर को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कभी भी दोबारा चढ़ सकता है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं वो काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो डेंगू एजिप्टी जो मच्छर होता है, इसके जो खाने का समय होता है वो अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून होता है। मतलब ये मॉर्निंग में काटता है या दोपहर में काटता है, ये रात में कभी नहीं काटता। इसलिए हमें हमारे बच्चों को या हमारे घर में छोटे सदस्यों को, इन्फेंट्स को, न्यूनेट्स को या फिर जो बच्चे हैं उनको पजामा कुर्ता पहना के रखना चाहिए। इसके बारे में मैं जानकारी आपको लास्ट में जब प्रिवेंशन दे रहा हूँ बता रहा हूँ तब मैं आपको इसकी सारी जानकारी बराबर बताऊंगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मच्छर होता है ये जहाँ पे आदमी ने या हमारे ह्यूमन वेलबींग ने या हमारे रहने वाले इंसान ने जहाँ पे अपने पानी के कलेक्शन के पॉन्ड्स बना रखे हैं वहीं पे ये पनपता है। मतलब साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता। उसके लिए उदाहरण के तौर पे जैसे आप, हमने घर के बाहर हम अपना कूलर रखते हैं उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, या फिर घर के बाहर हम कोई भी अपने फ्लावर वॉश वो रखते हैं, बेसिन रखते हैं जिसके नीचे हम एक प्लेट रख देते हैं कि जिसमें से हम पानी भर के रखते हैं, उसके नीचे की प्लेट में पानी पड़ा रहता है जिसमें कि ये मॉस्किटो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। और या फिर हमारे घर के आसपास जहाँ हमारी थोड़ी गंदगी होती है कि जहाँ पे कोई गड्ढा पड़ा हुआ है उसमें पानी भर जाता है, या फिर जो टायर्स होते हैं वो पड़े रहते हैं उनमें पानी भर जाता है, या फिर हम जो मच्छरों जो अपने पंछियों को खिलाने के लिए एक सकोरा रखते हैं जिसमें पानी भर के रखते हैं उसमें भी ये मच्छर बहुत ज़्यादा पनपता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम इस पानी को हर 7वें दिन पे चेंज कर दें। या तो हमारे लिए संभव हो तो हम उसको पानी को पूरा निकालें और बर्तन को साफ करके दोबारा उसको चेंज कर दें, ताकि इन मच्छरों को रोकने की प्रक्रिया को हम वहीं की वहीं रोक पाएंगे। जो ये मच्छर होता है इसको पनपने के लिए और जो इस वायरस को पनपने के लिए यूजुअली जो टेम्परेचर जरूरी होता है वो 16 से 30 डिग्री का होता है और ह्यूमिडिटी 60 to 80% रहती है। और ये यूजुअली जो समुद्र लेवल होता है उससे 1000 फीट के अबो तक लेवल तक रहता है। उसके बाद इसको सोचें कि हम हमारे जैसे और हायर लेवल के जगह हैं जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है, वहाँ पे इस डेंगू फीवर का असर बहुत कम होता है, क्योंकि इसके जो वेक्टर होता है या जो इसका मॉस्किटो होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और या फिर इस वायरस का सर्वाइवल उस एरिया में नहीं होता। इसके काटने के बाद भी ये डिपेंड करता है कि ये जो बीमारी है वो किस में ज़्यादा आएगी किस में कम आएगी। आदमी इसका मेन प्राइमेट है, मतलब उसी से बीमारी लेता है और उसी में बीमारी देता है, और इसमें आदमी और औरत में इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये आदमी को ज़्यादा काटेगा या औरत को ज़्यादा काटेगा। और जो डेंगू जितने भी लोगों को होता है, मतलब डेंगू फीवर में अगर हम आगे मान के चलें तो उसमें से 2% केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीवियरिटी में आगे निकल जाते हैं, जिनको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और उन जगह पे ये 2% ऑफ द केसेस बहुत सीवियर होते हैं जिनको कि एक हायर ग्रुप की मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है या पीडियाट्रिक आईसीयू केयर या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, ताकि हम हमारे ऐसे बच्चों को बचा पाएं। और इसके लिए डेंगू के लिए जो WHO ने एंडेमिक एरियाज डिक्लेयर कर रखे हैं कि किन किन एरिया में इसकी डेंगू की एपिडेमिसिटी बहुत ज़्यादा है या यहाँ पे इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी भी बच्चे को सस्पेक्ट करते हैं कि उसको डेंगू फीवर हो सकता है तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि या तो वो किसी एंडेमिक एरिया से होके आया हुआ हो, और या फिर वहाँ से कोई जो सज्जन आए हुए हैं उनके कांटेक्ट में आया हो जिसके कारण मच्छर से ये बीमारी उसको फैल रही हो। जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी को मैं आपको इस पिक्टोरियल में भी समझा रहा हूँ कि एक मच्छर ने एक आदमी को काटा जिसको कि पहले से डेंगू फीवर था। उसके बाद वो 10 से 12 दिन में उसके माउथ में उसकी ग्रोथ हुई। उसके बाद तीसरी स्टेप में उसने एक और आदमी को काटा, यहाँ से कि उसने जो कीटाणु जिसको पहले डेंगू फीवर था वहाँ से लेकर दूसरे को ट्रांसमिट किए, और उसके 10 से 12 दिन में जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो गया तो दूसरा आदमी उससे इन्फेक्ट हो गया और उसको डेंगू चालू हो गया। तो ये एक साइकिल है जो कि एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है वो देता है। इस एडीज इजिप्टी से
3-4 डिजीजेज और कॉमनली स्प्रेड करती हैं, जैसे जिसको हम कॉमनली नोन करते हैं कि चिकनगुनिया बुखार भी इसी मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, या फिर एक येलो फीवर होता है जिसके की कारण ये बीमारी फैलती है। और एक जीका करके एक पिछले समय में काफ़ी एक बीमारी फैली थी जो कि साउथ अफ्रीका वगैरह में काफ़ी फैली थी, वो हमारे इंडिया में नहीं होती इस समय, पर वो भी एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलाई जाती है। मैं ज़्यादातर आपको बाद में बोलना चाहूँगा कि इसको हम कैसे इसको असेस जल्दी कर सकते हैं, और या फिर हम इसका मैनेजमेंट कितने पेरिफेरी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको एक बहुत सा ब्रीफ दे रहा हूँ, जो इसको अगर आप इस चार्ट को समझेंगे तो आपको एक मरीज जो डेंगू फीवर का आपके पास आ रहा है उसकी डिफरेंट स्टेजेस, किस स्टेज में हमने इस मरीज को लिया है और किस स्टेज में हम कौन से क्लासिफिकेशन में उसको फिट बैठा रहे हैं, और उसका जो एक फिक्स प्रोटोकॉल है कि हमें कौन से ट्रीटमेंट से उसको आगे बढ़ना है। अगर हम इस जरा सी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें अगर सपोज करिए किसी को डेंगू इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जैसे ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा और जब री इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में जो वायरस होता है वो तेजी से फैलना शुरू करता है, और जैसे ही वो तेजी से फैलना शुरू करता है तब फिर उसके इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर आने शुरू करते हैं। वो हमें बॉडी में 2 तरीके से इफेक्ट कर सकता है कि हमारी जो नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है। मतलब कि अगर सपोज करिए एक वेसल है, जिस एक पाइप है जिससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी जा रहा है, उसमें अगर छेद हो जाएंगे तो पानी दूसरे सिरे तक पहुंचने से पहले बाहर निकल जाएगा, ताकि जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है उसको, खून को, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। इसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स में से जो प्लाज्मा होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। जब ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता तो उसको हम शॉक कहते हैं, कि हमारे हाथ पैर ठंडे शुरू हो जाते हैं, हमारे दिमाग तक ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, तो उसकी चेतना कम होनी शुरू हो जाती है, और या फिर हम में चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। और क्योंकि हमारा खून हमारे सब अंगों में, जो कि जैसे लिवर है, स्प्लीन है, फेफड़ा है, दिल है और दिमाग है, इन सबको नहीं जाता, तो उन सब के असर हमारी बॉडी पे आने लगते हैं। जो डेंगू के लिए ज़रूरी कारण होता है कि इसमें जब ऐसा प्लाज्मा निकलना शुरू होता है तो हमारा खून गाढ़ापन लेने लगता है, और इसको हम बोलते हैं कि अपनी टेक्निकल भाषा में हेमाटोक्रिट कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम आगे इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जब किसी एक पेशेंट की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे और अगर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो उसकी रिपोर्ट में अगर ऐसा आ रहा हो कि इसकी प्लेटलेट की मात्रा कम हो रही हो और इसका खून में गाढ़ापन आ रहा हो, तो मान के चलिए कि हम एक डेंगू के मरीज से जूझ रहे हैं। जैसे जो मैंने आपको सीक्वेंस समझाई कि हमारी ब्लड वेसल्स में जब प्लाज्मा बाहर जाने लगता है तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी में इसमें ज़रूरी होता है डेंगू फीवर के लिए कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा भी कम होनी शुरू होती है। डेंगू के लिए अगर कोई चीज़ को हम डायग्नोज कर रहे हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें 100% ज़रूरी हैं कि पेशेंट को खून का गाढ़ापन हो और साथ ही साथ उसकी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो। मतलब हीमो कंसंट्रेशन होना शुरू हो और प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो, तो हम इसको डायग्नोज करते हैं या सस्पेक्ट करते हैं कि हम एक डेंगू मरीज से डील कर रहे हैं। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम होती है तो हमारी जो बॉडी सिस्टम होता है, जिसको कि हम उनको जमने की क्षमता होती है, उस पे असर आना शुरू हो जाता है, और इसके कारण हमारी बॉडी में जो एपीटीटी का लेवल होता है, या अगर हम टेस्ट कराते हैं तो बीटी, सीटी, पीटी, ये आपने सुना ही होगा। एक एपीटीटी पार्ट और होता है जो कि बढ़ना शुरू हो जाता है और प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। इसको हम टेक्निकल भाषा में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन मानी जाती है कि अगर हम डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन या डीआईसी स्टेज में पहुंच गए हैं तो हमारा मरीज कहाँ तक पहुंचेगा और कैसे सर्वाइव करेगा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसी कंडीशन में ऐसे मरीज में सीवियर ब्लीडिंग होती है। वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो लैट्रिन के रास्ते भी हो सकती है, नाक से भी हो सकती है, पेशाब के रास्ते भी हो सकती है, या ऐसे ही जो हमारा पेशेंट है जिसको पीरियड्स आते हों तो उसके पीरियड्स में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इस पैथोफिजियोलॉजी को यही समझते हुए अगर हम इस स्टेज पे उसको यहाँ नहीं रोक पाए
तो अल्टीमेटली हम उस मरीज से अपना हाथ धो बैठते हैं या उस मरीज की होनी अनहोनी हो जाती है। तो इसलिए इस डेंगू की पैथोफिजियोलॉजी को हमें समझ के चलना पड़ेगा कि इसमें दो ही चीज़ें हमारे सर्किट में या हमारी बॉडी में असर ज़्यादा कर रही होती हैं कि एक तो प्लाज्मा लीक होने के कारण हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और दूसरा हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कोगुलोपैथी होती है और उसके कारण डीआईसी होती है। अगर हम इसको टाइमली मैनेज करें तो हम इस होने वाली होनी अनहोनी या डेथ से या मॉर्टिलिटी से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे को बता दें तो मैं भी उसको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो इसके होते हैं, इसमें जो इम्यूनोपैथोजेनेसिस इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ना उसके बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। जो इसमें एक एंटीजन होता है जिसके कारण कॉम्प्लेक्स इम्यून मैकेनिज्म होता है, टी सेल मीडिएटेड लिम्फोसाइट रिएक्शन होती है। इसमें साइटोकाइन सोनामी के कहा जाता है, जिसके कारण कि हमारी बॉडी में जो साइटोकाइन सिस्टम होता है या एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं वो बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनके कारण ऐसा होता है। और इसी कारण जब हमारी बॉडी में ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो जो हमारी बॉडी के एंडोथेलियल लेयर्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स की, उसमें इसका कॉम्प्लेक्स बन के और उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी में जैसा मैंने आपको बताया कि कोगुलोपैथी होती है जिसके कारण एपीटीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है और इसके कारण जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होती हैं और इसके कारण एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बन रही होती हैं और इसी जो वायरस के कारण डीआईसी होता है, इसी के कारण हमारी बोन मैरो जहाँ से हमारा खून बनता है उसमें भी डिप्रेशन आता है और हमारी जो प्लेटलेट होती हैं हमारी बॉडी के जो डिफरेंट लिम्फोसिटिक सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनने के कारण वो जल्दी जल्दी टूटनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम डिजीज क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो जो डेंगू फीवर का क्लासिफिकेशन है ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। जो पहले वाला क्लासिफिकेशन था वो अब छोड़ दिया गया है क्योंकि उसमें कई पिटफॉल्स थे जिसमें कि हम प्रॉपर उसको लेवल नहीं कर पाते थे कि डेंगू के कुछ सिस्टमिक कॉन्सेप्ट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे उनको हम नहीं बता पाते थे या हम उनको प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते थे उस क्लासिफिकेशन में या उस ग्रुप में, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। डेंगू फीवर एक नॉर्मल टर्म है। उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर स्टेज 1, स्टेज 2 और डेंगू शॉक सिंड्रोम स्टेज DHF 3 एंड DHF 4। इसमें हम एक सीक्वेंस से चलेंगे तो इसको एक बराबर मैनेज करना और इसके कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इस बीमारी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो डेंगू के वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं कि वेदर इट इज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। अगर एसिम्टोमेटिक होता है तो हमें उसको पेशेंट को बस ये समझा के चलना होता है कि वो अपने शरीर के हाइड्रेशन पे ध्यान रखेगा, फीवर को नहीं बढ़ने देगा, यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखेगा और प्रॉपर रेस्ट करेगा। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको हम माइल्ड और मॉडरेट डेंगू और सीवियर डेंगू में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन द माइल्ड डेंगू का जब अगर पेशेंट होगा तो उसमें डेंगू फीवर के साथ साथ उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही आएँ, पर यूजुअली माइल्ड डेंगू के पेशेंट को अगर कोई हाई ग्रेड फीवर आ रहा है पिछले 3 से 4 दिन में और उसके साथ उसकी बॉडी में फीचर्स आ रहे हैं कि उसको आर्थ्रेलिया हो रहा है, मतलब जॉइंट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आँखों के पीछे उसको दर्द की शिकायत हो रही है, उसको पेट में दर्द होने की शिकायत हो रही है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, खाने-पीने में मन नहीं लग रहा है, तो इन फीचर से हम एक डेंगू को सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर माइल्ड डेंगू हो तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा विदाउट एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज। इस कंडीशन में कैपिलरी लीकेज नहीं होगा और डिफरेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये तो माइल्ड डेंगू हो गया जो कि हम पेरिफेरी में आप लोगों को सस्पेक्ट करेंगे कि अगर आप इसको समय पे पकड़ लेंगे तो हम ऐसे इसका जो डेंगू के कारण जो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं या जो हॉस्पिटल पे मॉर्बिडिटी का लोड है वो काफ़ी कम कर सकते हैं। ताकि हम इसको जो आदमी में एक मिथ्या है कि उसको डेंगू हुआ तो घबरा जाता है
भर्ती करा देता है, तो उस चीज़ को हम अगर पेरिफेरी लेवल पे ही सस्पेक्ट करेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम मरीज को घर पे ही उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम माइल्ड डेंगू पे जाएंगे, मॉडरेट माइल्ड डेंगू ये हो गया। अगर हम मॉडरेट डेंगू पे जाएंगे और उसमें अगर हम उसमें डेंगू के साथ में चलने की कोशिश करेंगे, तो जिनमें डेंगू फीवर होगा, डेंगू फीवर विद हाई रिस्क एंड कोमॉर्बिडिटी अगर जैसे होती है, जैसे कि इन्फेंट है या ओल्ड एज पर्सन हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है, या जिनको कोई अदर कोमॉर्बिडिटी है जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, तो हमें उन मॉडरेट डेंगू पेशेंट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिस्क ग्रुप रहता है कि अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम उनको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे और समय पर उनका इलाज कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर वार्निंग साइंस जो हमें डेंगू के होते हैं, वो हमें ऐसे पेशेंट को हर हालत में बता देने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं और उसको हमें अगर हम उसको वार्निंग साइंस नहीं बताएंगे तो वो उसको नहीं समझेगा और ऐसे पेशेंट को हम अपने हाथ से खो बैठते हैं। तो इसलिए हमें जब हम ऐसे पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें उसको वार्निंग साइंस हर हालत में बताने चाहिए। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर इसके पहले भी अभी आपको इस समय भी बता दूं, जो वार्निंग साइंस होते हैं कि अगर हमने पेशेंट को 5-6 दिन से फीवर आ रहा है, उसको बॉडी एक हो रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं कि भैया आप अपने खाने पीने पे ध्यान ज़्यादा रखें, टोटल रेस्ट रखें, पानी काफ़ी पिएँ, यूरिन के आउटपुट पे ध्यान रखिएगा। फीवर पे अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी लाल निशान होते हैं, चिपके आते हैं, या आपको डिसोरिएंटेशन टाइप का लगता है, या मेरे को ऐसा लगता है मेरी चेतना कम हो रही है, बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइन आने शुरू हो रहे हैं, या फिर बच्चे को पेट में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है, या उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही है, या फिर उसको वीकनेस हो रही है, उसका ओरिएंटेशन कम हो रहा है, या उसकी लेथार्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी बॉडी पे जो रैशेज़ आ रहे हैं, तो हमें उनके बारे में समझाना चाहिए कि अगर एक भी ऐसा सिम्पटम आपके सामने आता है, तो आप उसको रोके नहीं, आप फट से अस्पताल आ जाएँ। ऐसे पेशेंट को हमें क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और उनको हमें हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दे सकें और उनको हम मैनेज कर सकें। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जो कि कहीं ऐसी पेरिफेरी में रहते हैं कि जहाँ से वहाँ उनको मेडिकल सेंटर तक पहुँचने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, या उनके साथ और कोई ऐसा बंदा नहीं है, या उनके परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके, रात में कभी ऐसे बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो कैसे आएगा, तो ऐसे मरीजों को भी हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, ताकि हम उनको समय रहते उनकी जो ट्रीटमेंट है और जो कॉम्प्लिकेशन से हम उनको बचा पाएँ और उनको उनके वार्निंग सिग्नल्स की हम जानकारी रख के चलें, और जो हमारा स्टाफ जो उनकी केयर कर रहा है हॉस्पिटल में, उसको हम सारे वार्निंग सिग्नल्स बता के चलें कि ऐसे में हमें कैसे उनको मैनेज करना है और क्या-क्या चीज़ों पे हमें उन्हें गौर करना चाहिए। इसी स्टेज में एक तीसरी स्टेज होती है सीवियर डेंगू, जो कि हम डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम्स के नाम से जान के चलते हैं। तो इसमें जो हमें जो मेन चीज़ होती है कि इसमें हेमरेज होता है या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और या फिर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है और इसके कारण हमारा पल्स रिकॉर्डेबल नहीं होती या बीपी रिकॉर्डेबल नहीं होता, और इसके कारण हमारे को जो हमारे कई ऑर्गन्स होते हैं उसका इफ़ेक्ट आने लगता है, जो कि हर एक ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे हमारे फेफड़े पे इफ़ेक्ट करेगा, लंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा, आइज़ पे करेगा, हार्ट पे करेगा, ब्रेन पे करेगा, मस्कुलर सिस्टम पे करेगा, जॉइंट्स पे करेगा। इन सब जगह पे है इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली हमें टर्शियरी लेवल केयर देने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें इसमें जितना समय रहते हम ऐसे ऐसे पेशेंट को टर्शियरी लेवल पे पहुँचा देंगे, तो उसका मैनेजमेंट आसान होगा। अगर हम इसमें डिले करेंगे तो ऐसे पेशेंट को हमें मैनेज करना और उसको सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसमें एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डाटा लेके चलें, तो अगर हम डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर में अगर इस समय उसकी मॉर्टेलिटी 40 से 50% मानी जाती है, पर अगर हम उसे टाइमली रेफ़र करें, टाइमली उसको मैनेज करें, तो ऐसे में ऐसे पेशेंट की मॉर्टेलिटी हार्डली 5% भी नहीं होनी चाहिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर को मैनेज करें। जो डेंगू का बीमारी का कोर्स होता है उसको हमने 3 फेजेज़ में बाँटा हुआ है। फेब्राइल फेज़ होता है कि जिसमें कि मरीज़ को बुखार आता है।
दूसरा फेज होता है क्रिटिकल फेज, जो कि बहुत क्रूशियल होता है, और इसी फेज में सारे कॉम्प्लिकेशंस मेनली आते हैं। और तीसरा फेज होता है कन्वोलेसेंट फेज, जो रिकवरी फेज होता है, जिसको कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर को, डॉक्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं 3 फेजेस को अगर हम समझते हैं तो हमें किस स्टेज पे हमारे मरीज को कहाँ से एक हेल्थ केयर सेंटर से दूसरे हेल्थ केयर सेंटर या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, उस जगह हमें रेफर करना चाहिए। और किस स्टेज में हमें मरीज को अस्पताल से घर भेजना चाहिए, ये भी हम इन तीनों चीज़ों को सीक्वेंस को समझेंगे कि फेब्राइल फेज में मरीज को क्या होता है, क्रिटिकल फेज में क्या होता है, और कन्वोलेसेंट फेज में हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ऐसे में मरीज को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। जो कोई भी एक फीवर अगर एब्रप्ट ऑनसेट से आ रहा है और फीवर 2 से 7 दिन तक लगातार आ रहा है, उस फीवर के साथ उसको हेडेक हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, पीछे बैक में उसको पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उसकी बॉडी पे रैशेज आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हम सस्पेक्ट करते हैं कि हमारे मरीज को डेंगू हो सकता है। इसमें एरिथेमेटस एक टिपिकली रैश आता है हमारी बॉडी पे, जिसमें कि लाल लाल से निशान पूरी बॉडी पे आ जाते हैं और हमारा फेस सूजन में आ जाता है। आईज में भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई जैसे कंजक्टिवाइटिस या हमें आंखों में जो आंखों की बीमारी इन्फेक्शन होता है वो चीज़ हो जाती है। हमारे कान पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और एक फेस पे एक जो फेस का एरिया और नाक के नीचे का एरिया उसमें अलग तरीके से एक रैश डेवलप होना शुरू हो जाता है और हमारे होठों पे सूजन आ जाती है। इसी समय में कुछ हल्के से हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी पे लाल लाल चिक्टे से आने शुरू हो जाते हैं, और ये ब्लीडिंग जो हमारे बॉडी पे भी साथ जो हमारे मुंह की जो म्यूकोजा होती है या जो हमारे गम्स वगैरह होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या हमारी भौहें के नीचे जो हमारी कंजंक्टिवा होता है वहाँ पे लाल लाल से निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मरीज को भूख नहीं लगती, उल्टी की हर समय इच्छा करती रहता है और उसकी बॉडी में हर समय उसको टायर्ड पना लगता है कि मेरी बॉडी में मेरे को कुछ करने की इच्छा नहीं होती, या उसका डिसइंटरेस्ट शुरू हो जाता है कि मरीज लेटा हुआ उसको अपने सराउंडिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी स्टेज पे अगर हम एक टॉर्निक्यूट टेस्ट करते हैं तो ऐसे मरीज को हम बहुत समय रहते पकड़ सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी टॉर्निक्यूट टेस्ट किया है किसी ने? इस टेस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम पेरिफेरी पे इसको कैसे कर सकते हैं, और इसको हम टॉर्निकेट टेस्ट करके एक हमारे पास पैथोलॉजी नहीं है कि जहां बच्चे का सीबीसी कर सकें, या हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो हम एक बीपी इंस्ट्रूमेंट हर हेल्थ सेंटर पे रहता है, जिससे कि हम एक पेशेंट का बीपी लेके हम टॉर्निकेट टेस्ट करके एक इमीडिएटली फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं कि हम अगर किसी को पेशेंट को कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उसको हो सकता है डेंगू हो। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी हो। इसके बारे में मैं आपको अभी टॉर्निकेट टेस्ट के बारे में आगे बता दूंगा। जो वार्निंग साइंस मैंने आपको बताए थे कि अगर हम किसी पेशेंट को 3 से 4 दिन तक इलाज कर रहे हैं, उसका फीवर बराबर आ रहा है, तो उसको हमें कुछ वार्निंग सिग्नल्स बता के चलने चाहिए कि अगर ये परेशानियां उसकी बॉडी में आती हैं तो वो इन परेशानियों को अपने घर पे ना ले और सीधे हॉस्पिटल में एक हेल्थ केयर सेंटर पे आ जाए, ताकि उसका मैनेजमेंट और उसकी तकलीफ़ों को हम समय रहते पकड़ पाएँ और उसको नेक्स्ट स्टेज में या जो क्रिटिकल फेज में जाने से हम उसको रोक पाएँ। ऐसे में जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं कि पेशेंट को पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसका पेट को छूते से उसको दर्द महसूस होता है, उसको उल्टी बराबर बनी रहती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो, उसको अपनी बॉडी फूली-फूली सी महसूस लगती है। वो मरीज़ खुद बोलता है कि सर मेरे बॉडी में हाथ-पैर ऐसे लगते हैं कि भारी-भारी हो रहे हैं, और उसकी जो ओरल म्यूकोज़ा होती है वहाँ से ऐसा लगता है कि कहीं खून रिसना शुरू हो रहा है, और ऐसा मरीज़ सुस्त महसूस होता है, उसको ना लेटने में चैन होता है, ना बैठने में चेंज होता है। अगर हम उसके पेट को एग्ज़ामिन करेंगे तो उसका लिवर पे सूजन रहती है और उसको साँस लेने में तकलीफ़ आ रही होती है। उसके अगर हम उससे समझें कि वो सुबह से उसने कितना पानी पिया और कितनी पेशाब गया, तो इसमें जो उसका खाना-पीना होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और पेशाब की मात्रा जो हो रही होती है वो भी काफ़ी डिफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे में
जो इनपुट आउटपुट चार्ट है वो हमें जरूर मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि हम समय रहते उसके आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पकड़ पाएं और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर पाएं। इसी समय में जब ये वार्निंग सिग्नल्स हम दे रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास पैथोलॉजी अवेलेबल है या हम सीबीसी उसका करा पा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी का हेमाटोक्रिट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब खून का गाढ़ापन होना शुरू हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के प्लेटलेट होते हैं वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जो पल्स प्रेशर है, अगर हम पल्स प्रेशर को समझें कि ये क्या चीज़ है, तो जो हमारा सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है। और जो हमारी पल्स होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी में अगर कभी पेट में दर्द हो रहा हो, सुस्त पना हो और माउथ से ब्लीडिंग हो रही हो, तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला के एक चार्ट बना के चलेंगे, तो हम किसी भी डेंगू फीवर की सीवियरिटी को समय रहते असेस कर सकते हैं, और उसको आगे बढ़ने से, उसके कॉम्प्लिकेशंस आने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम इस मेन इनिशियली जो फेब्राइल फेज होता है, इसमें हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो रेस्ट करे, और क्रिटिकल फेज के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस जानकारी को नहीं समझेंगे कि क्रिटिकल फेज क्या है, तो हम उसको, हमारा माइंड उसलिए सेट नहीं होगा कि हम उस क्रिटिकल फेज के फीचर्स को समझ पाएँ और समय रहते उसको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको दे दें। अदरवाइज अगर क्रिटिकल फेज में पेशेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट टाइमली नहीं हुआ, तो आगे जाके उसकी लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें क्रिटिकल फेज में जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि प्लाज्मा, जो हमारी वेसल्स में से जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके कारण जो हमारा ब्लड अंदर वेसल्स में चल रहा होता है वहाँ से प्लाज्मा बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको मैंने पहले आपको बताया था कि ह्यूमो कंसंट्रेशन हो जाता है। वही कंडीशन इसमें होती है कि हमारी बॉडी का जो खून होता है उसमें से जो प्लाज्मा होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, और जो खून का गाढ़ापन होना शुरू हो जाता है, इसको हम हाई हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं। और जो हमारी बॉडी में जो खून को, जैसे अगर मेरी उंगली में कहीं कटता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी का जो इनहेरेंट मैकेनिज्म होता है उसके कारण 1 से 1.5 मिनट में खून रिसना अपने आप बंद हो जाता है। और इसमें क्योंकि ये लगातार प्लाज्मा अगर हमारे लिए बाहर आना शुरू हो जाता है और प्लेटलेट की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे जो खून के जमने की क्षमता है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, और इन सब के कारण हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता, तो इसको हम शॉक कहते हैं। और हमारी जो पेट होता है और जो फेफड़ा होता है, उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जो फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, तो फेफड़े में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पेट के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दिस क्रिटिकल फेज यूजुअली 24 से 48 घंटे तक रहता है, और इस फेज को हम सीवियर डेंगू मान के चलते हैं, क्योंकि इस स्टेज को अगर हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करें, तो हमारा पेशेंट आगे किस करवट बैठेगा और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। इसी स्टेज में जो हम क्रिटिकल फेज में रहते हैं, तो हमारे पास 4 तरह के पेशेंट होते हैं। जो उसमें सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो रहा होता है, तो उसके कारण उसको शॉक होता है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है फेफड़े में और पेट के अंदर, और इसी स्टेज में हमारे को कहीं से भी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और इसी के कारण जब डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे काम नहीं कर सकते हैं, तो हर ऑर्गन पे इसका इफेक्ट आना शुरू होता है। जैसे कि अगर हम लीवर पे मान के चलें, तो जो SGPT लेवल है, जो नॉर्मली हमारा 40 पे होना चाहिए, वो बढ़ के 1000 क्रॉस कर जाता है, और इसी के कारण हमारे न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्चे में बेचैनी रहती है, फिट्स आने की भी संभावना रहती है, रेस्टलेस रहता है बच्चा, कि ना उसको सोने में चैन होती है, ना उसको बैठने में चैन होती है, ना दूध पीने में चैन होती है, ना आराम करने में चैन होती है, उसमें एक इरिटेबिलिटी बनी रहती है। और इसी के कारण इसी स्टेज में कार्डिक इन्वॉल्वमेंट होता है, कि जिसके कारण हमारी जो दिल की मांसपेशियां होती हैं उसमें कुछ एक्टोपिक आती हैं, या एरिथमिया होता है, और या फिर हमारी जो दिल की मांसपेशियां होती हैं उसमें भी फालिश मार जाती है, जिसके कारण ऐसे मरीज में कभी भी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण इस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही हमें इन चीज़ों को असेस कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी मरीज को हम अपने हाथ से खो ना दें। जो तीसरा स्टेज होता है डेंगू शॉक, इसमें कंडीशन ये होती है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है बाहर आ जाता है, उसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और इस वॉल्यूम को कम्बैट करने के लिए जो हमारी बॉडी में एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है
कि हमारी जो आउटसाइड की जो वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और जब ये पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है तो हमारी बॉडी इस शॉक को कम्बैट करने के लिए दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ने लगती है ताकि हर ऑर्गन तक प्रॉपर खून पहुंचा सके। इसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। और यहाँ पे एक नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है, जो मतलब कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का ब्लड प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। अगर ये 20 से कम होता है तो ये यूजुअली डेंगू के लिए डायग्नोस्टिक होता है। इसी कंडीशन में हाइपोवोलेमिया होता है और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, सिस्टोलिक स्टेबल रहता है। अगर इसी स्टेज में प्रोलॉन्ग शॉक में अगर बच्चा चलता है तो इसके कारण इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। हर एक शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन पर इसका इफेक्ट होना शुरू होता है और डीआईसी हो जाती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है, जिसके कारण ऐसे पेशेंट को सर्वाइव करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ जो रिकवरी फेज होता है, कन्फ्लुएंट फेज होता है, इस कंडीशन में हमारी बॉडी में रिकवरी हो रही होती है। जो हमारा जो प्लाज्मा बाहर निकल गया होता है वेसल से, वो दोबारा हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में आना शुरू होता है। और यूजुअली इसका स्टेज 6 to 9 डेज और 6 to 10 डेज के बाद आती है। और जो रिकवरी फेज होती है यूजुअली 2 से 3 दिन तक परसिस्ट करती है। और जो हमारा प्रोटीन्स या जो फ्लूइड होता है, सीरम जो बाहर चला गया होता है, वो वापस अंदर आने का कोशिश करता है। और हमें इसी समय जो इनपुट और आउटपुट चार्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जाके रिकवरी फेज में आके यूरिन की क्वांटिटी बढ़ने शुरू हो जाती है। हमारी ब्लड वेसल्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो पहले से ठीक होना शुरू हो जाता है। जो नैरो पल्स प्रेशर हो रहा होता है वो वाइड होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर साफ रिकॉर्डिंग होने लगती है। और जो इसी पीरियड में और हमारी बॉडी पे रैशेज या हमारी बॉडी के जो हाथ और पैर होते हैं उनमें लेटरल वॉल्स पे अलग से दाने आ जाते हैं। और इसी स्टेज में बच्चे को ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शो करती है कि हमारे मरीज अब रिकवरी स्टेज में चला गया है और इसमें रिकवरी अब फास्ट हो जाएगी। इसी रिकवरी फेज में ही मरीज को ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें ईचिंग के बारे में मान के चलना चाहिए कि अगर हमें ईचिंग हो रही है तो मतलब हम डेंगू के रिकवरी फेज में जा चुके हैं। इसी स्टेज में जब हम रिकवरी फेज में ही होते हैं तो एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इस रिकवरी फेज में होता है, जहाँ पे रिटर्निंग जो फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में रहता है, जो प्लाज्मा हमारी बॉडी के वेसल से बाहर चला गया होता है, जो इसका ये हमारी बॉडी में वापस आना शुरू करता है। तो इसके कारण हमारी बॉडी में टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, मफलिंग ऑफ हार्ट साउंड्स होती हैं। और जो अगर हम छाती पे हाथ रखें तो हमारे हाथ के नीचे ऐसा लगता है कि घरघराहट सी हो रही है। और इसी कारण जो हमारी पेट के अंदर पानी चला गया होता है या प्लूरा में पानी इकट्ठा हो गया होता है वो रिवर्स आना शुरू करता है। तो इसको हम असाइटिस या फिर जो हम हमारे प्लूरल इफ्यूजन होता है वो फ्लूइड वापस आना शुरू होता है। और ये फेज यूजुअली 12 से 36 घंटे तक लास्ट करता है। और इसी कंडीशन में हमें यूजुअली मरीज को कई बार ऑक्सीजन देनी पड़ती है या उसको डायरेटिक देने पड़ती है, जिससे कि उसकी बॉडी में पेशाब उतरनी शुरू हो और जो फ्लूइड एक्सेस में उसके पेट के अंदर और फेफड़े के अंदर निकल गया था वो वापस आना शुरू होता है। तो उससे मरीज को टेकिपनिया ना हो या उसको टेकिकार्डिया ना हो। और इसी स्टेज में, क्योंकि अगर हम इस स्टेज में उसको लेसिक्स नहीं देंगे तो उसकी हार्ट की जो धड़कन है, जो टेकिकार्डिया, वो इतना तेज हो जाता है कि दिल के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें उसे समय रहते असेस करना चाहिए और उस चीज़ों को समझने के बाद ही हमें मरीज को डिस्चार्ज देना चाहिए। अगर हम रिकवरी फेज में आ गए हैं तो अमूमन रिकवरी फेज में हमें मरीज को 48 घंटे तक हॉस्पिटलाइज रखना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान ऐसे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या सीसीएफ के फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं या जो आने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम इस मरीज को बचा सकते हैं। अगर हम इसी स्टेज में आपके देखें तो हमें 2-3 जगहों पे डेंगू को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डेंगू इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। डेंगू यूजुअली 4 से 9 महीने के बच्चे में ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इसमें जो डेंगू का 4 से 6 महीने का पीरियड होता है, इस दौरान हमारे जो सांस
पे असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके कारण मरीज को जो 4 से 9 महीने का बच्चा होता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में खांसी रहती है और उसको नाक बहनी शुरू हो जाती है, उसकी छाती में घरघराहट आनी शुरू हो जाती है। इसी के फीचर्स के रूप में उसको उल्टी होनी शुरू हो जाती है, दस्त होते हैं। ऐसे में अगर उसका फीवर तेज़ी से बढ़ता है तो उसको फिट्स आने की भी संभावना रहती है और उसका लिवर एनलार्ज हो जाता है। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम ऐसे में इन्फेंट्स को सस्पेक्ट करते हैं कि उसको डेंगू फीवर हो रहा है। इसी समय में न्यूनेट्स के बारे में मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा कि डेंगू में वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है और उसमें भी जो न्यूनेट्स होते हैं उनको फीवर आ सकता है, बॉडी पे रैश, लाल से रैश आ सकते हैं और बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो सकती है। अगर हम उसको एग्जामिन करें तो लिवर पे सूजन आ सकती है, फेफड़े में पानी भर सकता है, पे लैट्रिन के रास्ते खून आ सकता है और साथ ही साथ इस कंडीशन में दिमाग के अंदर ब्लड भी लीक कर सकता है। अब हम लास्ट में अपने क्लिनिकल मैनेजमेंट पे आना चाहूँगा कि हम डेंगू फीवर को कैसे हम क्लिनिकली मैनेज कर सकते हैं और हम किन स्टेज में उसको जल्दी असेस करके और हम एक हेल्थ केयर सेंटर पे जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है वहाँ हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें डेंगू को सस्पेक्ट करना चाहिए। सस्पेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको, अगर हम कोई मरीज़ हमारे पास है जो 4 से 6 दिन तक फीवर से ग्रसित है और उसमें ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि वो ऐसे एरिया से होके आ रहा है, ट्रैवल की हिस्ट्री है कि जहाँ पे डेंगू एंडेमिक है या उसका किसी एक आदमी से ऐसे में कॉन्टैक्ट हुआ है जो भी डेंगू फीवर से सस्पेक्ट कर रहा है या डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा है, तो उसमें हमारी सस्पिशन बन जाती है कि ऐसे में इसको डेंगू फीवर हो सकता है। इन्हीं चीज़ों के साथ अगर हमारे मरीज में सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, सोने में मन नहीं लग रहा, कुछ खाने में मन नहीं लग रहा, तो हमें डेंगू फीवर को सस्पेक्ट करना हर हालत में ज़रूरी होता है। इसी समय में हमारे होठों पे कई बार खून के चकत्ते टाइप के बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बताते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स में या फिर हमारे कोagulation प्रोफाइल में डिफेक्ट आ रहा है। इसीलिए हमें अर्ली फेब्राइल फेज जो हमारा मेन पीरियड है 5 से 7 दिन में, उसमें हमें सस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और सस्पेक्ट करने के साथ हमें इसको हमारी हेल्थ अथॉरिटी को हर हालत में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी प्लानिंग और किस एरिया में कहीं ऐसा हो रहा है कि डेंगू के कारण एपिडेमिक आ रही है या डेंगू के केसेस सडनली बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसको चीज़ को समझेंगे और उसका प्रॉपर प्लान बना लेंगे ताकि हम समय रहते आने वाली इस एपिडेमिक डेंगू से, जैसे अभी तो सपोज करिए एक एरिया में 15 पेशेंट आए अगर हम उसको सब इन्फॉर्म कर देते हैं हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे पास इस 5 दिन में 15 पेशेंट डेंगू के हमने सस्पेक्ट किए हैं, तो वो एक्टिवेट हो सकते हैं और हमारे एरिया में जहाँ पे भी लार्वा है या उसको हम आगे प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या उस एरिया के आसपास के जो भी एरियाज हैं उनको हम सैनिटाइज कर सकते हैं या फिर हम उसमें फ्यूमिगेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसका जो प्लेन कांटेक्ट है कि वो कहाँ से डेंगू आया उसको हम सोर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं। और इसी समय में हम ऐसे मरीजों को कि जिनको कि हम वार्निंग साइंस बता रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमें मरीज जब ऐसा आता है तो हमें उसे किस चीज़ों के बारे में बताना है कि अगर किन कंडीशनों में उसे घर पे वेट नहीं करना है और समय रहते उसको हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में आ जाना है ताकि उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उसको मिल सके। जब इसमें फेब्राइल पीरियड होता है तो उसमें मरीज पानी कम पीता है तो उसमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। उन कंडीशन में हमें मरीज को एडमिट करके उसको आईवी फ्लूइड्स देना हमारे लिए ज़रूरी होता है और हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी फेज से जब हमारा शुरुआत से 3 से 7 दिन का पीरियड होता है, फेब्राइल पीरियड होता है, उसके बाद हमारा लगा हुआ क्रिटिकल पीरियड होता है और इसी क्रिटिकल पीरियड्स को हमें बहुत जल्दी असेस करना चाहिए। इस क्रिटिकल फेज को असेस करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम इसमें कंपनसेटेड शॉक स्टेज में मरीज को असेस कर लें, जिसमें कि इसमें अगर आप हेल्थ केयर वर्कर अपने मरीज को देखेगा तो उसको लिवर बढ़ा हुआ मिलेगा और उसकी जो पल्स होगी उसको टेकिकार्डिया होना शुरू हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, पर अगर उसको टेकिकार्डिया हो रहा है और उसकी बॉडी पे फ्लशिंग हो रही है और उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो ये अर्ली स्टेज हम शॉक को असेस कर सकते हैं। इसी चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें
कि हमें डेंगू के पीरियड में अगर कोई पेशेंट 5वें से 7वें दिन के बीच में आ रहा है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल फेज है उसके लिए, उस दौरान अगर उसको टेकिकार्डिया हो रहा है और उसका फीवर नॉर्मल है, उसके बावजूद भी या इस कंडीशन में आके उसका फीवर सब नॉर्मल भी हो सकता है, नीचे भी उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे जा रहे हैं, हाथ पैरों पे चिकते से होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो रही हैं, अगर हम उसकी बॉडी को छू के देखें तो अगर हम एक टच से भी हम उसकी 4-5 चीजें असेस कर सकते हैं कि पल्स का वॉल्यूम कितना चल रहा है। एक सीआरटी नाम का प्रोसेस होता है कि कैपिलरी रीफिलिंग टाइम, वो हम उसका असेस कर सकते हैं इमीडिएटली, और उसकी बॉडी पे जो चिकते आ रहे हैं उसको हम असेस कर सकते हैं, उसकी बॉडी का हम टेम्परेचर उनसे देख सकते हैं। तो इसको हम एक मैजिक टच कहते हैं कि अगर हम एक हाथ लगा के अपने मरीज को देख रहे हैं तो हम 5 से 6 चीजें इमीडिएटली असेस कर सकते हैं, जिससे कि हम मरीज को होने वाले खतरों से बहुत समय रहते असेस कर लें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। और इसी स्टेज में अगर हमारे पास ब्लड टेस्ट कराने की फैसिलिटी होती है तो हमें हेल्थ के जो सीबीसी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, और इसी सीबीसी के बेसिस पे अगर हम मरीज को प्लेटलेट काउंट कितनी है और अगर हम उसके हेमाटोक्रिट को कितना है उसको मान के चलेंगे तो हम अर्ली असेसमेंट करके और सीवियर डेंगू को हम समय रहते असेस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। मैंने आपको पहले एक बोला था कि एक टॉर्निकेट टेस्ट होता है। इस टॉर्निकेट टेस्ट में अगर हम हेल्थ केयर वर्कर के पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है तो अगर वो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से बीपी नापता है तो अगर उसमें मिड वे पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच की स्टेज पे अगर हम मरीज को उसको ब्लड प्रेशर उसको बीपी कफ को बांध के और उसको हम 5 मिनट तक छोड़ देते हैं और उसके 2 मिनट बाद हम उसको असेस करते हैं कि उसके हाथ के ऊपर जहाँ पे मतलब क्यूबिटल एरिया में या कोहनी के सामने का एरिया है 1 इंची के एरिया में कितने लाल स्पॉट्स दिख रहे हैं। इसको हम नंबर ऑफ पेडिकल हेमरेजेस कहते हैं कि अगर वो 10 से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब श्योर शॉट है कि इसको टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है, और ऐसे मरीज को हमें इमीडिएटली डेंगू सस्पेक्ट करके और प्रोबेबल डेंगू करके हमें उसका सारा मैनेजमेंट चालू कर देना चाहिए, उसको वार्निंग साइन समझाने चाहिए और उसको समय रहते सिग्नल्स के बारे में बताना चाहिए कि किन कंडीशनों पे उसको आके भर्ती होना जरूरी है और क्या मैनेजमेंट वो घर के लेवल पे कर सकता है ताकि उसका बच्चा डेंगू के अगले कॉम्प्लिकेशन जाने से हम उसको रोक सकते हैं। ये जो डेंगू टॉर्निकेट टेस्ट होता है, अगर आप इस पे गौर करें तो जो हाथ के क्यूबिटल एरिया जो ऊपर की तरफ अपन ने बीपी का नाप बांधा हुआ था, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का मीडियम, सपोज करें किसी का सिस्टोलिक आ रहा है 100 और डायस्टोलिक आ रहा है 60, 160 हो गया तो 80 ब्लड प्रेशर पे अगर हम एक कफ उसके हाथ पे बांध के रखें उसको 5 मिनट तक और उसके 2 मिनट बाद हम इसको कोहनी पे देखें तो इस टाइप के हमें पेडिकल हेमरेजेस मिलेंगे। अगर ये 10 से ऊपर हैं तो ये डायग्नोस्टिक होते हैं कि हम डेंगू मरीज से डील कर रहे हैं। ऐसे ही डेंगू के मरीज में ऐसे रैशेस पूरी बॉडी पे आ जाते हैं जो वाइट और रेडिश टाइप के रैशेस आते हैं, ये यूजुअली डेंगू के लिए पैथोजेनिक रहते हैं। और ये जो रैश हैं ऐसी हमारी बॉडी में चितकबरे टाइप के रैश आने शुरू हो जाते हैं कि कहीं पे लालपन रहता है, कहीं पे सफ़ेदपन रहता है। ये अगर हम सीआरटी सस्पेक्ट करें, सीआरटी मतलब कैपिलरी रीफिलिंग टाइम होता है कि अगर हम अपनी चमड़ी को प्रेस कर रहे हैं तो उसमें दोबारा उसका सर्कुलेशन कितनी देर में आ जाता है, इसको हम कैपिलरी रीफिलिंग टाइम कहते हैं। या फिर हम ब्लैंचिंग कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को हाथ से प्रेस करें और हाथ को दोबारा हटाएं तो उसमें कितनी सी देर में वो चीज़ चमड़ी का कलर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये जैसे इस फोटोग्राफ में मैंने बताया हुआ है कि पीछे अब पीठ पे अगर आपने हाथ रखा तो हाथ बिल्कुल अलग से छप गया है, इसका मतलब होता है कि इस बॉडी में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और इसका सीआरटी बढ़ा हुआ है। ऐसा बच्चा इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर रहा है और शॉक स्टेज में है। अगर हम इस स्टेज में ऐसे पेशेंट को रिकवर कर लेंगे या प्रॉपर मैनेजमेंट देंगे तो इरिवर्सिबल शॉक में जाने से हम पहले उसको या डीकम्पेंसेटरी शॉक में जाने से पहले हम उसको रोक पाएंगे। ये जो मैजिक टच के बारे में आपको बता रहा था वो सब कैपिलरी रीफिलिंग टाइम में जैसे हाथ से दबाया हमने अंगूठे से और उसको हटाया तो नीचे उसका अंगूठा छप गया था। ठीक है, अगर इसी को हम 2 मिनट 1 या 15 सेकंड में देखेंगे तो यूजुअली उसको रीफिल हो जाना चाहिए, पर अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो उसको हम कैपिलरी रीफिलिंग टाइम लार्ज कहते हैं। वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी शॉक की तरफ मूव कर रही है।
लैब डायग्नोसिस में हमारे पास 2 ही टेस्ट ज़्यादा जरूरी रहते हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट और डेंगू IgM एंटीबॉडीज एंड IgG एंटीबॉडीज। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इसमें हमें 2 टेस्ट अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटी में हैं तो हमें इन्हें बराबर कराना चाहिए, ताकि उससे हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं और हम प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए WHO के लिए हम अगर कोई क्लासिफिकेशन में या हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है तो हमें NS1 एंटीजन या डेंगू IgM IgG एंटीबॉडीज का लेवल टेस्ट करना चाहिए, ताकि वो हमें आगे मार्गदर्शन देता है कि हमें किस ग्रुप में हम पेशेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट में NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हम शुरुआत के उससे 5 से 6 दिन के भीतर NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है, हमारे पास IgM और IgG लेवल के एंटीबॉडीज कराते हैं। तो अगर इनिशियली स्टेज पे IgM एंटीबॉडीज ज़्यादा होती हैं, जो कि 8 से 9वें दिन तक रहती हैं, और उसके बाद IgG एंटीबॉडीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो IgM एंटीबॉडीज हैं वो हमें शो करती हैं कि हम एक्यूट डेंगू से डील कर रहे हैं, मतलब डेंगू है जो अभी का है। और जो IgG होती हैं वो ओल्ड डेंगू के लिए या क्रॉनिक डेंगू को सस्पेक्ट करते हैं, और उसके कारण उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। डेंगू वायरस को आइसोलेशन करना भी ज़रूरी होता है, पर उसके लिए हमें यूजुअली PCR टेस्ट से हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, या पेशेंट की जब डेथ वगैरह हो जाती है, कोई मैसअप हो जाता है, तो उसके ऑटोप्सी में हम उसके सीरम से या उसके जो टिश्यूज होते हैं उससे भी हम वायरस को, डेंगू वायरस को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये यूजुअली और लेवल 2 मिनट बचे कितने टाइम। सर? हाँ 2-3 मिनट बचे बस टाइम हो। चलो तो ठीक। ये लेवल 3 केयर्स के बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये लेवल 3 के केयर पहुँचने से पहले पहले हमें मरीज को ऐसे सेंटर पे पहुँचा देना चाहिए जहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिल सकें पीडियाट्रिक ICU की, ताकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, प्रॉपर लैब डायग्नोसिस हो सके, प्रॉपर उसको केयर मिल सके, जहाँ पे कि उसको सारी फैसिलिटीज़ हो, ताकि उस पेशेंट को हम बचाया जा सके। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर लेवल स्टेज 3 और स्टेज 4 या डेंगू शॉक सिंड्रोम से पहुंचने से पहले पहले हमें मरीज को रिवर्स कर लेना चाहिए। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जैसी डेंगू हुआ प्लेटलेट दे दी जाती हैं, पर इसको देने की ज़रूरत बहुत बिल्कुल नहीं होती, इससे कोई फायदे नहीं होते। प्लेटलेट देने की ज़रूरत हमें तभी रहती है जब हमारी बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो या हमारी प्लेटलेट 10,000 से नीचे जा रही हो, तब हमें प्लेटलेट देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज डेंगू फीवर में प्लेटलेट देने का कोई रोल नहीं है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि कभी ऐसा हो तो सोच समझ के तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है उसी पे ट्रांसफ्यूज करवाएं। अदरवाइज डेंगू के मैनेजमेंट में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हार्डली 0.1 या 0.5% पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज इसके लिए हमें पेशेंट को कि हमारे एरिया में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसे फट से दूसरे एरिया में भेजें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीकू के जो एम्स के प्रोटोकॉल में भी ये है कि अगर हम किसी पेशेंट को सर्जरी में लैंड अप कर रहे हैं तो और उसकी प्लेटलेट काउंट 40,000 से नीचे है तो हमें उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, या फिर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा 10,000 से नीचे है और कहीं ब्लीडिंग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। जो मेन स्टेज है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एंटी लार्वल मेजर्स हमें जरूरी करने चाहिए। हमें बॉडी घर के आसपास कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो आसपास की नालियां उनको बराबर साफ करवाते रहना चाहिए, और जो रूम एयर के कूलर्स वगैरह होते हैं उनके नीचे जो वाजेज वगैरह होते हैं इनके नीचे प्लेट्स को बराबर साफ करवाना चाहिए। फ्रिज के नीचे जो ट्रे रहती है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको भी बराबर क्लीन करवाना चाहिए। हमारे आसपास कहीं भी कचरे को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कि हम गार्बेज इकट्ठा होने दें, और जो हमारे आसपास के वाटर टैंक्स वगैरह हैं उनको समय पे रहते खाली करवा लेना चाहिए, और उनके पानी को हमें चेंज करते जाना चाहिए। ऐसे जो टायर वगैरह पड़े होते हैं घर के आसपास, या ऐसे डब्बे होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता रहता है या बरसाती पानी आके इकट्ठा हो जाता है, उन सब चीज़ों को हमें नहीं होने देना चाहिए। साइमल्टेनियसली हमारे घर के आसपास जो सराउंडिंग्स होती है उसको साफ रखना चाहिए, कोई भी कचरे के डब्बों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को आप हेल्थ वर्कर्स को सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए, ताकि जो डेंगू वायरस को प्रोपोगेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो लार्वा वगैरह है उनको हम समय रहते रोक पाएँ। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ के कि हम पानी को नहीं खाली कर पा रहे हैं तो हमें उस एरिया में पानी के ऊपर पेट्रोल या केरोसिन को 2 ढक्कन लेके 30 ml अगर हम 100 लीटर पानी सस्पेक्ट करते हैं तो उस पर अगर हम डाल दें
तो उसमें लार्वा की ग्रोथ खत्म हो जाती है, और इसको जहाँ हम पानी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय उस तरह से हम उसका जो प्रोपोगेशन है या स्प्रेड हम रोक पाएंगे। कुछ किताबी बातें, कुछ मछलियाँ आती हैं जो कि इसके लार्वा को खा जाती हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पानी चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमें जाके इन मछलियों को छोड़ देना चाहिए ताकि हम उसको रोक सकें। और जो हमारे इस घर हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उसमें हमें बराबर इसको जो फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए। और इस जब हम फ्यूमिगेशन करवाते हैं तो हमारी फोटो फ्रेम्स, पर्दे हैं, उन पीछे जरूर करवाना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे जरूर करा के मच्छरों में जो घरों में जो मच्छर होते हैं उनको स्प्रेड हम रोक सकते हैं। और सप्ताह में एक बार जरूर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारे संभव हो तो हमें मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, जिससे कि हम इन मच्छरों से काटने से और उससे होने वाले डेंगू फीवर से हम रोक पाएंगे। और ये मेरी और आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम इस डेंगू को स्प्रेड करने से पहले रोकें और इस डेंगू को कॉम्प्लिकेट होने से पहले रोक दें। धन्यवाद। दीपक अग्रवाल, आपने इतनी अच्छी डेंगू के बारे में डिटेल जानकारी दी, कैसे फैलता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, सबके बारे में आपने बहुत डिटेल बताया। हमारे सभी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स सभी लाभान्वित होंगे। आज हमारे बीच में मैडम तलूजा भी हैं, गुड इवनिंग मैडम, और डॉक्टर गौर साहब भी हैं, डॉक्टर के.एन. शर्मा, बहुत लोग जुड़े हुए थे। तो सबने आपके इस लेक्चर का फायदा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।